हाँ जी, गुड इवनिंग। आज मैं आपको एक टाइप की टैक्स इवेजन बताऊंगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी समझने के लिए और बहुत खतरनाक है प्रैक्टिकल लाइफ में उन लोगों के लिए जो भी इस टैक्स इवेजन टेक्निक को फॉलो करते हैं। समझने से पहले दो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आपका थॉट इन्वोक करने के लिए मैं आपको पुटअप करता हूँ। सोचिए कि आपने कभी ऐसा सुना है कि क्रिमिनल्स का पैसा बॉलीवुड के अंदर इन्वेस्टेड है, या फिर कभी कभी न्यूज़ आर्टिकल्स में ये भी देखने को मिलता है कि इस क्रिमिनल ने इस रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा है, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है, इस क्रिमिनल के भाई बहन बेटी वगैरह वगैरह उनकी शादी कराई जा रही है, इस 5 स्टार में इस 7 स्टार में इतना लैविश खर्चा करा जा रहा है, इतना लैविश अरेंजमेंट है। तो जब सरकार को पता है कि क्रिमिनल के गलत गलत तरीके से कमाए गए पैसे को यहाँ पे इन सोर्सेज में यूटिलाइज करा जा रहा है, तो उस पैसे को सीज क्यों नहीं करा जा रहा? ये क्वेश्चन दिमाग में आता है, वैलिड क्वेश्चन है कि जब सरकार को पता है कि वो पैसा कहाँ पे लगा है, कहाँ पे यूज़ करा जाने वाला है, पैसे को सीज कर लो, क्योंकि गलत तरीके से कमाया गया है, वो पैसा सीज ही होना चाहिए था। तो ये सीज क्यों नहीं हो रहा? और दूसरा एक और आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि अपने आसपास अगर आप अपनी सराउंडिंग्स को देखें तो बड़े बड़े मॉल्स में जहाँ पे रेंट रेट्स बिल्कुल एग्जॉर्बिटेंट रेट्स होते हैं, उन जगहों पे भी आप कुछ कुछ ऐसी दुकानें देखेंगे जो कि 2 साल 3 साल इतने इतने बड़े बड़े इतने ज़्यादा टाइम से चल रही हैं, और उन दुकानों में कुछ भी फुटफॉल नहीं है। मतलब कोई भी लोग आते जाते नहीं दिखते आपको, कस्टमर्स कुछ खास नहीं दिखते, सेल्स कुछ खास होती दिखती नहीं है, लेकिन स्टिल आपका दिमाग सोच रहा होता है कि 5 लाख 10 लाख रुपए का रेंट ये इंसान दे रहा होगा, 10 लाख रुपए का महीने का रेंट दे रहा है। क्या ये दिमाग खराब है इस इंसान का? इसको बिजनेस करना नहीं आता कि 10 लाख रुपए का रेंट महीने का दे रहा है, 1 करोड़ से ज़्यादा का पूरे साल का रेंट जा रहा है, बिजनेस कुछ आता दिख नहीं रहा क्योंकि फुटफॉल हमें खुद दिख रही है एज अ कस्टमर की कुछ भी नहीं है, कोई भी इंसान भटकता नहीं दिखता यहाँ पे। तो बिजनेस कुछ आ नहीं रहा, 10 लाख रुपए पर मंथ रेंट दे रहा है, क्या इस इंसान को बिजनेस सेंस नहीं है? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। लेकिन वो इंसान शायद बिजनेस नहीं कर रहा, किसी बहुत बड़ी टैक्स एविजन टेक्निक का वो पार्ट है जो कि आप शायद अभी तक नहीं समझ पा रहे थे, इस वीडियो के बाद शायद समझ पाए। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए इस वीडियो के अंदर अलग अलग कंसेप्ट्स को समझेंगे, दोनों क्वेश्चंस आपके इजीली आंसर हो जाएंगे। देखिए, अब ये टैक्स एविजन टेक्निक आपको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी नरेट करूँगा, और इस छोटी सी स्टोरी के तरीके से आपको बहुत इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझ आ जाएगा कि टैक्स एविजन प्रैक्टिकली कैसे करी जाती है बाय ऑल दीज क्रिमिनल्स। तो समझिए, इस कहानी के अंदर दो क्रिमिनल्स का हम यूज़ करेंगे। पहले क्रिमिनल का नाम है मुन्ना भाई, और दूसरे क्रिमिनल का नाम क्या होगा आपने शायद गेस कर ही लिया होगा, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, सर्किट है उनका नाम। तो मुन्ना भाई और सर्किट, इनकी कहानी सुनी। हुआ क्या, मुन्ना भाई की अभी भी शादी हुई है। शादी से पहले ये इंसान इतनी लो की ज़िंदगी जीता था कि कभी भी कोई इंसान ट्रैक नहीं कर सकता था कि इसकी इनकम एक्चुअली कितनी होगी गलत कामों से। कोई भी बड़े घर नहीं खरीदना, कोई भी बड़ी प्रॉपर्टीज़, कोई भी बड़ी आपकी ऑटोमोबाइल्स होगी वगैरह वगैरह, कुछ भी कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करता था। लो की ज़िंदगी खरीदता था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही शादी हुई, पैर फैलाने शुरू करे, रियल एस्टेट में पैसे लगा दिए, 1 साल के अंदर 4-5 करोड़ रुपए, उसके साथ साथ गाड़ियाँ खरीदने में पैसे लगा दिए 1-2 करोड़ रुपए। जैसे ही 6-7 करोड़ रुपए 1 साल में खर्च दिए, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते नहीं हो, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक होगा? बिल्कुल, और वो ही हुआ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगले ही दिन इनके घर पे पहुंच गया और पूछने लग गया कि भाई साहब, जब से आप पैदा हुए हैं आज तक आपने रिटर्न ऑफ इनकम तो फाइल करी नहीं, आपके पास ये 7 करोड़ रुपए की इनकम आई कहाँ से जो कि आपने 1 साल के अंदर खर्च दी है? वुड यू केयर टू एक्सप्लेन? क्या मुन्ना भाई एक्सप्लेन कर पाए होंगे? नहीं कर पाए होंगे। अब इस केस में दो चीज़ें करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सबसे पहले तो इसको ये पता चल जाएगा इस अमाउंट पे कोई भी टैक्स नहीं दिया गया था, तो टैक्स रिकवर करेगा, पेनल्टी रिकवर करेगा वगैरह वगैरह। उसके बाद वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देगा कि भाई साहब चेक कर लेना, ये जो पैसा है ये गलत तरीके से कमाया गया पैसा ना हो, क्योंकि अगर गलत तरीके से मर्डर, एक्सटॉर्शन वगैरह वगैरह इन सब तरीकों से आपने पैसा कमाया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इंडियन पीनल कोड क्या बोलता है, इस इंसान को जेल होनी चाहिए और पूरा का पूरा पैसा इस इंसान का फ्रीज हो जाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहेगा, मैं दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देता हूँ जिसका इस चीज़ से लेना देना है कि ये पैसा कैसे कमाया गया है। जब पुलिस को इन्फॉर्म करा गया, पुलिस ने डंडे मारे, डंडे से उगलवा लिया इस इंसान से कि ये गलत तरीके से कमाया गया पैसा है, जिसकी वजह से हुआ क्या, इसकी सारी एसेट्स चली गई। ये इंसान अब बाकी अपनी सारी ज़िंदगी जो भी है जेल के अंदर काटेगा। लेकिन अब सर्किट एकदम से क्या हो गया है, वो सतर्क हो गया है, क्योंकि जेल में जाते जाते उस इंसान ने इसको बोल दिया कि मैं तेरा नाम तो नहीं लेने वाला, पुलिस को नहीं बताने वाला कि तू भी इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। तूने कोई अपनी एसेट्स की इन्वेस्टमेंट ऐसी कुछ करी नहीं थी, क्योंकि तेरी शादी अभी तक नहीं हुई, तूने अपने पैर फैलाने शुरू नहीं करे थे। तू अपने पैर फैलाइयो भी मत, एक अच्छे कंसल्टेंट के पास चले जाइयो और उससे पूछ लियो कि अपने पैसे कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करने हैं, ताकि तू ना फंसे। मैं तो फंस गया, तेरे साथ ये नहीं होना चाहिए। तो अब सर्किट क्या हो गया है, सर्किट बिल्कुल सतर्क हो गया है कि ऐसा कुछ नहीं करना। अब वो एक कंसल्टेंट के पास जाना चाह रहा है, किस चीज़ के लिए, एडवाइस लेने के लिए कि अपने पैसे को जो भी मैं कमा रहा हूँ गलत तरीके से ही, उसको कैसे इन्वेस्ट करूँ ताकि बॉस को जो दिक्कत हुई है जिसकी वजह से वो जेल में पड़े हैं, वो दिक्कत मुझे ना हो। तो देखिए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब सर्किट क्या कर रहा है, अपने पैसे को कहाँ पे यूटिलाइज करा जाए, कहाँ पे ना यूटिलाइज करा जाए, उसके लिए एडवाइस लेने के लिए एक कंसल्टेंसी फर्म के पास जाना चाह रहा है जिसका नाम क्या है, चीकू कंसल्टेंट्स। जिसका ओनर कौन होगा, चीकू।
तो चीकू क्या कह रहा है, आपको भाई साहब खर्चा करना कहाँ पे है। क्रिमिनल से पूछा जा रहा है कि आपको खर्चा, जो भी आप पैसा कमा रहे हैं गलत तरीकों से, उस पैसे को खर्चना कहाँ पे है, जिसके लिए आप मुझसे एडवाइस लेना चाह रहे हैं, इवेंचुअली कहाँ पे खर्चना चाह रहे हैं। तो सर्किट कह रहे हैं भाई साहब मेरी भी कभी ना कभी शादी होगी, शादी होने के बाद मुझे भी घर लेना होगा सेटल करने के लिए अपने आप को, उसके साथ साथ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाने का मन होगा जब इतना सारा पैसा होगा। तो मैं भी इवेंचुअली वहीं पे लगाना चाहूँगा पैसे जहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लगाना चाहता है। लेकिन अगेन वही दिक्कत आ सकती है जो मेरे बॉस को आई है, जैसे ही गाड़ियाँ, घर, इन सब जगहों पर इन्वेस्ट करता हूँ, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ट्रैक करने लग जाते हैं इन सारी इन्वेस्टमेंट्स को कि ये इन्वेस्टमेंट जिस भी इंसान ने करी है उसकी इनकम इतनी थी भी या फिर नहीं थी। और इनकम क्योंकि मैं भी नहीं दिखा रहा रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करके, क्योंकि इलीगल इनकम है, इस केस में मैं भी वैसे ही फंसूंगा जैसे बॉस फंसे थे। तो चीकू समझ गया है इस इंसान को इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ पे है, वहीं पे प्रॉपर्टी, कार्स वगैरह वगैरह। और चीकू को पता है ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास वाइट की इनकम होनी चाहिए, तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लैक की इनकम है, यानी कि अनअकाउंटेड इनकम है जिस पे आपने टैक्स नहीं दिया, या फिर इस केस में तो और वर्स सिनेरियो है कि आपके पास टेंटेड मनी है, यानी कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा है, उसको आप कभी भी इन जगहों पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो चीकू कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बता दूंगा कहाँ कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप फंसेंगे नहीं। लेकिन हमारे पास दो प्लान्स हैं, पहला है सिल्वर पैकेज, दूसरा है प्लैटिनम पैकेज। सिल्वर पैकेज अगर आप ऑप्ट करेंगे, जितना भी पैसा कन्वर्ट करवाएंगे उसका 3% मैं कमीशन की तरह ले लूँगा। प्लैटिनम पैकेज अगर आप लेते हैं तो फिर जितना भी पैसा कन्वर्ट करवाएंगे 12% मैं कमीशन की तरह ले लूँगा। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या उठ के आएगा, सर्किट जाहिर सी बात है पूछेगा भाई साहब दोनों पैकेजेस में डिफरेंस क्या है। नाम से तो मुझे चमकेगा नहीं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्चुअली बता दोगे क्या डिफरेंस है। तो चीकू एक्सप्लेन करता है कि सिल्वर पैकेज में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं प्लेसमेंट करूँगा आपके पैसे की, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग जो एक प्रोसेस है उसमें एक स्टेज होती है जिसको प्लेसमेंट बोला जाता है। उसमें होता क्या है प्रैक्टिकली उसको देखिए। तो उन्होंने बोला आपकी बार्बर की शॉप खोली जाएगी, यानी कि बार्बर वाला काम दिखाया जाएगा सरकार को कि आप ये काम करते हैं, इससे आपको इनकम आती है। अब सर्किट क्या कह रहा है, भाई साहब ये काम तो मुझे नहीं आता, मैं दुकान खोलूंगा कभी भी चलने ही नहीं वाली, लोग आने ही नहीं वाले, बिकॉज आई डोंट हैव एक्सपर्टीज इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। मुझे तो गलत काम करने आते हैं, सही काम से पैसा कमाना आता तो फिर ऐसे ही नहीं कमा लेता, गलत काम करता ही क्यों। तो यहाँ पे चीकू क्या कह रहा है, आपको किसने बोला आपकी दुकान चलनी चाहिए। हम बस दुकानें खोलेंगे सरकार को दिखाने के लिए कि जो आप इलीगल पैसा कमा रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं। समझने की कोशिश करिए बड़ा गेम है क्या। हम एक बड़े मॉल को पकड़ेंगे जहाँ पे ज़्यादा अच्छी लोकेलिटी है, पॉश लोकेलिटी है, जहाँ पे अच्छे खासे पैसे दिखाए जा सकते हैं कि इस बार्बर की दुकान से अच्छे खासे पैसे कमाए जा रहे हैं, बिकॉज बड़े मॉल में हमने दुकान खोली है। तो बड़ा मॉल या फिर कोई भी पॉश लोकेलिटी पकड़ेंगे, वहाँ पे 3 लाख रुपए की दुकान रेंट पे लेंगे, 3 लाख 5 लाख रुपए का रेंट जहाँ पे बनता हो, दुकान रेंट पे ले लेंगे और दुकान चलानी शुरू करेंगे। एक्चुअली लोग आएंगे क्या, नहीं आएंगे। लेकिन साल के एंड पे हम सरकार को क्या दिखाएंगे, हमने 70 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बिजनेस, फ्रॉम अ सिंगल शॉप। और ऐसे ही मान लीजिए आपकी इनकम इंक्रीज होते रहती है, करंट ईयर में 50 लाख है तो एक दुकान काफ़ी है। मान लीजिए आपकी इनकम इंक्रीज होती है, अगले साल में 1 करोड़ हो जाती है इलीगल इनकम, तो फिर आप क्या करेंगे, 2 दुकान खोलेंगे। ऐसे ही मान लीजिए इलीगल इनकम इंक्रीज होते जाती है तो मल्टीपल बिजनेसेस खोलते जाएंगे। द आइडिया बिहाइंड ओपनिंग अ बार्बर शॉप, उसके पीछे आइडिया क्या है कि ये एक कैश बिजनेस है जिसके रेवेन्यूज जो होते हैं हमेशा कैश में होते हैं। आप लास्ट याद करके देखिए, आप कब बार्बर की दुकान पे गए थे और आपने कार्ड के थ्रू स्वाइप करके अपनी हेयर कट के लिए पैसे दिए थे, नहीं याद आएगा आपको, क्योंकि मोस्टली कैश में ही पैसे दिए जाते हैं। और हमें बिजनेस भी एक ऐसा ही चाहिए जो कि एक कैश बिजनेस हो। कैश बिजनेस होने का फ़ायदा क्या है, आप कभी भी ट्रैक नहीं कर सकते कि एक्चुअली किस इंसान ने पैसे दिए थे आपकी सर्विसेज या फिर आपके आपके गुड्स अवेल करने के लिए, जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे जब आप फेक कर रहे होगे, झूठ बोल रहे होगे कि झूठ मूठ की 70 लाख रुपए की साल की सेल्स दिखा रहे होगे, जबकि एक्चुअली मुश्किल से 1 लाख 2 लाख रुपए की सेल्स होगी, तो जितनी भी आप फेक सेल्स दिखा रहे हैं, आप क्या बोलोगे कि मैंने तो इतनी कैश में सेल्स कर दी, इतनी कैश में लोग हेयर कट करवाने आ गए थे पूरे साल में वगैरह वगैरह। क्या डिपार्टमेंट डिटेक्ट कर पाएगा कितने लोग एक्चुअली आए थे या फिर आप झूठ बोल रहे हो, डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैश के लिए कोई भी प्रूफ नहीं होता कि किस इंसान ने आपको दिया था, किसने नहीं दिया था। ऑन दी अदर हैंड, मान लीजिए आप कोई ऐसा कैश बिजनेस ना खोल के कोई और बिजनेस खोल लेते, फॉर एग्जांपल हम सर्किट को क्या बना देते, हम उसको एक इवेंट ऑर्गेनाइजर बना देते और दिखाते कि जो इलीगल इनकम है वो इलीगल तरीकों से नहीं आ रही, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग की एक्टिविटी से आ रही है। तो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में दिक्कत क्या होती है, आज के टाइम पे कोई भी कॉन्सर्ट्स की बात करिए या फिर किसी भी इवेंट की बात करिए, उनकी टिकट्स बुक कहाँ पे होती है, ऑनलाइन बुक होती है। तो मान लीजिए बुक माई शो पे सारे के सारे लोग अपनी टिकट्स बुक करवा के आ रहे हैं, आप फेक नहीं कर पाएंगे कि फेक आप रेवेन्यूज़ दिखा पाएंगे, 70 लाख रुपए का मुझे फेक रेवेन्यू आ गया किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करके, बिकॉज वहाँ पे सरकार चेक कर सकती है कि जिस इंसान ने पेमेंट करी है उसकी भी तो डिटेल्स कैप्चर हुई होंगी, क्योंकि पेमेंट ऑनलाइन गई थी। विच इज़ वाई द बिजनेस विच इज़ चोजन इज़ अ बिजनेस जो कि मेजरली कैश रिसीट्स जनरेट करता है। द आइडिया इज कि जिसने भी पे करा है वो एक्चुअली तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सरकार को पता नहीं चलना चाहिए कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। और कैसे होगा, कैश बिजनेसेस में ये ट्रेसेबिलिटी नहीं होती, ये ट्रेल नहीं बनती।
तो ये कैश बिजनेस आपका खोला गया, उतनी ही दुकानें खोली जाएंगी जितनी आपकी इनकम बढ़ते जाएगी। उसके हिसाब से एक दुकान खोली, दो दुकान खोली, मल्टीपल ईयर्स के अंदर मल्टीपल दुकानें हम खोलते जाएंगे। इस बिजनेस का आपका नाम क्या रखा जाएगा? काटू क्या प्राइवेट लिमिटेड। ये नाम किसने सजेस्ट करा था? ऑफकोर्स सर्किट ने सजेस्ट करा था। चीकू ने कहा ठीक है, इस नाम से बोलना है तो खोल लो। और यहाँ पे काटू का मतलब क्या है? बाल काटू। तो काटू क्या प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी फ्लोट कर दी गई चीकू कंसल्टेंट्स के द्वारा। और किसके नाम पे? इस इंसान के नाम पे, सर्किट के नाम पे। किस चीज़ के लिए? सिर्फ सरकार को दिखाने के लिए कि ये जो भी इलीगल इनकम कमा रहा है वो इलीगल तरीक़ों से नहीं कमाई, इसके पास एक लीगल बिजनेस एग्जिस्ट करता है जहाँ से लीगल इनकम कमा सकता है। एक्चुअली तो नहीं कमा रहा होगा क्योंकि बिजनेस ऑपरेट करना आता नहीं, लेकिन हम फेक इनकम्स दिखा देंगे, सरकार को क्या पता चल रहा है। दिस इज़ व्हाट प्लेसमेंट इज़। और प्लेसमेंट में होता क्या है? आपका इलीगली कमाया गया पैसा उसको प्लेस करा जाता है लीगल चैनल्स के अंदर। अब ये इंसान, मान लीजिए सर्किट पूरे साल के अंदर 1 करोड़ रुपए की इनकम कमाता है, दिखाया क्या जाएगा? वो 1 करोड़ रुपए की इनकम इस बिजनेस से दिखाई जाएगी जो कि फेक होगा, लेकिन सरकार को दिखाया जाएगा कि 1 करोड़ यहाँ से कमाए गए थे। उस पर जितना भी टैक्स बनता है सारा का सारा टैक्स दे दिया जाएगा। द पॉइंट इज़ नॉट टू एवेड द टैक्सेस नाउ। द पॉइंट इज़ कि टैक्सेस देने के बाद भी अगर 1 करोड़ रुपए कमाए थे, 60 लाख रुपए बचते हैं टैक्सेस देने के बाद, तो एटलीस्ट वो 60 लाख रुपए तो टेंशन फ्री होके प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करे जाएं, हॉलीडेज़ पे इन्वेस्ट करे जाएं, गाड़ियों पे इन्वेस्ट करे जाएं। इन्वेस्ट करने के लिए पॉसिबल एक आपके पास ऑप्शन तो बचे। ऐसा तो ना हो कि आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते ही सीधा डिपार्टमेंट ट्रैक कर रहा है, आपको जेल में डाल रहा है, सीधा डिटेक्ट हो रहा है कि आप गलत तरीक़ों से इनकम कमा रहे हैं। इसीलिए ये वाला बिजनेस जो है वो बस एक मास्क की तरह एक्ट कर रहा है। किस चीज़ को मास्क कर रहा है? आपकी इलीगल एक्टिविटीज़ को मास्क कर रहा है। और बस इलीगल एक्टिविटी से जो भी आपने इनकम कमाई है वो इनकम का सोर्स इलीगल एक्टिविटीज़ ना दिखा के लीगल एक्टिविटीज़ सरकार को दिखाना है। इसलिए बिजनेसेस क्रिएट करे गए, कैश बिजनेसेस। इससे आपको सबसे पहला आंसर मिल गया टू द क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आपको आसपास अपने अगर कोई ऐसे बिजनेसेस दिखते हैं जहाँ पे आपको दिखता क्या है कि मेरे हिसाब से तो ये बिज़नेस कभी भी कुछ भी खास पैसे नहीं कमा रहा होगा, हमेशा कभी भी फुटफॉल नहीं दिखती, लेकिन इतने टाइम से इतनी हाई रेंट वाली जगह पे इन लोगों ने दुकान ले रखी है, क्या लॉजिक हो सकता है? तो आई एम नॉट सेइंग कि हर केसेस में ही वहाँ पे कुछ ना कुछ टैक्स एवेजन या फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होगी, बट इट माइट बी अ प्लेस जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। आपको क्या दिख रहा है? कोई भी आता ही नहीं, हमेशा ही सीट्स खाली दिखती हैं। हो सकता है ये इंसान क्या कर रहा हो, बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस इनकर कर रहा हो, लेकिन इस इंसान की हो सकता है इंटेंशन कभी थी ही नहीं यहाँ पे हेयर कट लोगों को प्रोवाइड करने की। ये तो बस एक मास्क था। इसके पीछे इलीगल एक्टिविटी से जो भी इनकम कमाई जा रही थी उसको कन्वर्ट करा जा रहा था इनटू वाइट मनी बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर बिजनेस, दिस पर्टिकुलर कैश बिजनेस। सो दिस इज़ व्हाट प्लेसमेंट इज़। अब प्लेसमेंट तो बता दी गई, किसने बताई? चीकू कंसल्टेंट्स ने। और ये था आपका सिल्वर पैकेज जिसके लिए 3% का कमीशन चार्ज करा जाएगा। यानी कि टैक्स असाइड जितना भी पैसा आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं 3% आपको कमीशन की तरह हमें देना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा सरकार को। जो पैसा बचता है उसको आप जहाँ भी यूटिलाइज़ करना चाहें बिल्कुल यूटिलाइज़ करिए। कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खटखटाता है आपका दरवाज़ा कि ये खर्चा कहाँ से कर दिया, घर कैसे खरीद लिया, गाड़ी कैसे खरीद ली, आपके पास एक प्रॉपर जेन्युइन बिजनेस है दिखाने के लिए कि भाई साहब ये बिजनेस है, हर साल इतनी इनकम आ रही है, यहाँ से खरीदी है मैंने प्रॉपर्टी, यहाँ से खरीदी है पर्टिकुलर गाड़ी, वो कभी भी आप पे शक नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट प्लेसमेंट वाज एंड दिस इज़ व्हाट आर सिल्वर पैकेज वाज। अब सर्किट का दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? भाई साहब ये प्लैटिनम पैकेज क्या है, ये भी एक्सप्लेन कर दो। तो अब ये बता रहा है चीकू कि इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर दिक्कत क्या है, फ्लॉज क्या बताया गया है। चीकू ने कहा कि भाई साहब प्लेसमेंट मान लो आपके पैसे की मैंने कर भी दी, तो उससे हुआ क्या? अब कभी भी आपके पैसे डिडक्ट करे जाते हैं तो उस टाइम पे आप दिखा सकते हैं भाई साहब इस बिजनेस से पैसे आए हैं। सरकार पागल बन जाएगी, किस चीज़ की तरफ पागल बन जाएगी कि आपने इलीगल तरीके से पैसा नहीं कमाया, इस पैसे को सीज करने की जरूरत नहीं है, ये तो लीगल तरीके से कमाया गया पैसा है जिस पे प्रॉपर टैक्सेस भी पे कर दिए गए, तो यहाँ पे आप बच पाएंगे। लेकिन व्हाट इफ कल को आपको क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए पकड़ लिया गया? तो पुलिस ने मान लीजिए आपको क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए रेड हैंडेड पकड़ लिया, उस केस में क्या आपको मार पड़ेगी? बिल्कुल। और मार पड़ने के बाद आपसे पूछा भी जाएगा आपने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करी है, जो कि उनको पूछे बिना भी पता चल जाएगा क्योंकि आपके पैन के अगेंस्ट ये बिजनेस चल रहा था। तो आपका क्राइम एक बार अगर प्रूव हो गया और आपको जेल में डाल दिया गया तो उस क्राइम के जितने भी प्रोसीड्स हैं, ये सारे के सारे जो आपने इन्वेस्ट करे होंगे इस दुकान के थ्रू डिस्गाइज करने के लिए सरकार को, ये सारे के सारे प्रोसीड्स उस दिन पे जिस दिन पे आप पकड़े जाते हैं सारे के सारे एक बार में हवा हो जाएंगे। तो आपने मान लीजिए 10 साल के अंदर एक्यूमुलेट करके 5 करोड़ रुपए की वेल्थ जनरेट करी थी, अलग अलग दुकानें खोल के, अलग अलग दुकानों का रेवेन्यू दिखा के, वगैरह वगैरह सारा झोलमाल करके, वो 5 करोड़ रुपए की वेल्थ एक बार में ख़त्म हो जाएगी। सरकार सब कुछ सीज कर लेगी और आपको वापस नहीं मिलने वाला। ज़िंदगी तो फिर भी आप जेल में काटोगे। तो जब तक जेल में नहीं जाते, जेल में जाने तक के टाइम को ये डेफर कर सकता है सिल्वर पैकेज, लेकिन आपको सिक्योर इतना ज़्यादा नहीं कर सकता कि जो भी पैसा कमा लिया सरकार इस पैसे को तो एटलीस्ट ना ले पाए, मेरे जेल में जाने के बाद भी एटलीस्ट मेरी फैमिली तो इस पैसे को यूज़ कर पाए, वो चीज़ नहीं हो पाएगी सिल्वर पैकेज में। लेकिन अगर आप हमारा प्लैटिनम पैकेज लेते हैं वो चीज़ इसमें इंश्योर हो जाएगी। तब सर्किट कह रहा है बता दे भाई प्लैटिनम पैकेज भी बता दे, इसमें तो क्या करने वाला एक्स्ट्रा। तो प्लैटिनम पैकेज में चीकू क्या कह रहा है? सबसे पहले प्लेसमेंट तो हम एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे,
काटू क्या प्राइवेट लिमिटेड आपकी एंटरप्राइज बनाएंगे और ऐसी ही बार बार शॉप्स आपकी खोलनी शुरू करेंगे, जिससे हम करेंगे क्या, आप जो भी इलीगल इनकम कमाते हैं उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए इसी की इनकम दिखाएंगे और उस पर टैक्सेस देके उसको वाइट मनी में कन्वर्ट कर देंगे, आपके नाम पे वेल्थ जनरेट करने लग जाएंगे। लेकिन उसके बाद दो और स्टेप्स करे जाएंगे जिनको क्या बोला जाता है, लेयरिंग और उसके बाद इंटीग्रेशन। तो लेयरिंग और इंटीग्रेशन क्या होती है उसको समझिए। तो लेयरिंग और इंटीग्रेशन दो और स्टेप्स हैं जो कि हम आपको फाइनली प्रॉपर मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, तीनों चीज़ें करके देंगे प्लैटिनम पैकेज के अंदर। समझिए लेयरिंग में होता क्या है। सबसे पहले हम एक ऐसी कंट्री ढूंढते हैं विच डज नॉट शेयर इन्फॉर्मेशन विद इंडिया। कैसे भी टाइप की इन्फॉर्मेशन, टैक्स इन्फॉर्मेशन, अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी कंट्रीज़ के साथ इंडिया का एग्रीमेंट होता है कि भाई साहब आपके यहाँ पे मान लीजिए हम पूछेंगे इस इंसान ने जो भी इंडिया में रहता था या फिर इस इंसान ने जो भी इंडिया में कुछ भी काम कर रहा था, क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा था, जेन्युइन एक्टिविटी कर रहा था, इसका आपकी कंट्री में बैंक अकाउंट है, ज़रा बताएंगे उस बैंक अकाउंट के अंदर कितने पैसे पड़े इस इंसान के। तो मोस्ट कंट्रीज़ शेयर कर देंगी ये इन्फॉर्मेशन एंड दिस शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन गोज टू एंड फ्रो। वो भी शेयर करती हैं अपने अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन, हम भी शेयर करते हैं अपने अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी ऐसी टैक्स एवेजन दिख रही होती है या फिर कोई भी गलत एक्टिविटी होती दिख रही होती है। तो गवर्नमेंट्स के बीच में ऐसी शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन चलती है, लेकिन वर्ल्ड वाइड ऐसा नहीं चलता। ऐसा नहीं है, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सभी इंडिया के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हैं। कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो कि इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती एंड विद द सोल पर्पस ऑफ कंसीलिंग द इनकम्स ऑफ ऑल दोज पीपल जो गलत तरीके से इनकम कमा के उन कंट्रीज़ में पार्क करते हैं। तो उन कंट्रीज़ का पर्पस क्या होता है इस चीज़ का कि हम इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करने वाले, बिकॉज दे वांट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स ऐसे लोगों की जो अपनी इनकम को कंसील करना चाहते हैं उन कंट्रीज़ के अंदर पार्क करके। तो चीकू क्या कह रहा है, मुझे बस ऐसी कंट्रीज़ ढूंढनी होगी, जो कि ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है, वो कंट्रीज़ जो नहीं करती इन्फॉर्मेशन शेयर किसके साथ, इंडिया के साथ। अब इस कंट्री को ढूंढ के हम करेंगे क्या, समझिए। इंडिया में आपका हमने प्लेसमेंट करके क्या कर दिया, आप जितनी भी इनकम कमा रहे थे गलत तरीके से उसको वाइट चैनल में तो हम लेके आ गए हैं। अब वो आपकी बार्बर की दुकान की इनकम दिख रही है सरकार को, जिस पर टैक्स पेड है। जैसे ही वो आप किसी भी साल में इनकम कमाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी साल में 1 करोड़ की इनकम कमाई, उस 1 करोड़ की इनकम को हम लार्जली इंडिया से बाहर भेज देंगे। फॉर एग्जांपल 80 लाख रुपए उस कंट्री में हम भेज देंगे जिस कंट्री में, मैंने आपको अभी भी क्या बताया, जो कंट्री इंडिया के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती। और उस कंट्री तक इस 80 लाख रुपए को कैसे भेजेंगे, फॉर एग्जांपल हम इन्वेस्टमेंट भी दिखा सकते हैं कि आपका इंडिया का जो बिजनेस था, इंडिया की जो एंटरप्राइज थी काटू क्या प्राइवेट लिमिटेड, वो उस कंट्री के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, फॉर एग्जांपल किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदना चाह रही है, कैपिटल में बेसिकली इन्वेस्ट करना चाह रही है, या फिर किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करना चाह रही है उस कंट्री के अंदर। क्या अलाउड होता है, बिल्कुल होता है। तो ऐसे करके हम इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ बाहर भेज देंगे उस कंट्री तक। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट की जगह लोन दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली जो आपकी कंपनी थी जो वाइट इनकम कमा रही थी इंडिया के अंदर, हम कह देंगे इसने लोन दिया उस कंट्री की किसी भी एंटरप्राइज को। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बिल्कुल है। तो लोन की तरह दिखा सकते हैं। ऐसे ही अदर कमर्शियल ट्रांजैक्शन, सेल परचेज वगैरह वगैरह मल्टीपल तरीके होते हैं किसी भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन के थ्रू। हमारा आइडिया क्या है, इस पैसे को जो भी वाइट में आपने इंडिया में कमा लिया था, यू आर फ्री टू यूज़ इट इन विच एवर वे यू वॉन्ट टू यूज़ इट। एंड क्योंकि हम फ्री टू यूज़ इट हैं, इसीलिए सर्किट ईजिली उस पैसे को अपनी इंडियन एंटरप्राइज से बाहर भेज सकता है। और हम कहाँ भिजवाएंगे, उस कंट्री तक जो कंट्री नहीं करती इंडिया के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर। दिस इज़ कॉल्ड लेयरिंग। हम कर क्या रहे हैं ये सारी चीज़ें करके, अभी तो इंडिया में अगर ये पैसा इंडिया के अंदर ही रहता, सिर्फ प्लेसमेंट करते, तो सरकार को पता होता कि सर्किट की इंटरप्राइजेस कौन सी है, उनको सारी दुकानों का पता होता, सर्किट का ये भी पता होता सरकार को कि काटू क्या प्राइवेट लिमिटेड इसी की इंटरप्राइज है। कल को सर्किट की सारी एसेट्स फ्रीज करनी है तो ईजिली काटू क्या प्राइवेट लिमिटेड इसकी जितनी भी एसेट्स होंगी वो भी ईजिली फ्रीज करी जा सकती है, क्योंकि सरकार को पता है कि इसी की सारी एसेट्स हैं वो। हम ये ख़त्म करना चाहते हैं कि सरकार को पता रहे कि इसकी एसेट्स कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टेड है, जिसके लिए हम लेयरिंग करने वाले हैं। और इसकी एसेट्स के बीच में इतनी लेयर्स लगा देंगे कि सरकार को दिखे ही ना कि इसकी एसेट्स कौन सी हैं और ये कहाँ पे है, दोनों के बीच में रिलेशन ना दिख पाए, क्योंकि बीच में इतनी सारी लेयर्स होंगी। लेयर्स कैसे लगाई जाएंगी, ये पैसा यहाँ पे भेज दिया जाएगा, यहाँ पे एक शेल कंपनी होगी। शेल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो बस पेपर्स में एग्जिस्ट करती है, कुछ प्रैक्टिकली काम नहीं करती। शेल कंपनी के बैंक अकाउंट में वो पैसा डाल दिया जाएगा 80 लाख रुपए। वो शेल कंपनी से भी मान लीजिए इसी कंट्री के अंदर 2-3 कंपनीज में और पैसे को दौड़ा देंगे। फाइनली जो लास्ट कंपनी होगी उससे वापस इंडिया में पैसा भेजा जाएगा, और जब वापस इंडिया में भेजा जाएगा उसको क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है इंटीग्रेशन, जो कि यहाँ पे लिखा है। तो यही कंट्री जो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती इंडिया के साथ, उससे मनी इज़ ब्रॉट बैक टू इंडिया एज लोन, इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह। तो जैसे ही जिस भी टाइप की कमर्शियल ट्रांजैक्शन से इंडिया से बाहर पैसा भेजा गया था, वैसी ही टाइप की कमर्शियल ट्रांजैक्शन से इंडिया में वापस पैसा लाया जाता है। अब सोच के देखिए, पैसा जब भेजा था उस टाइम पे क्या पता था सरकार को कि काटू क्या प्राइवेट लिमिटेड किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट की तरह या फिर किसी ना किसी तरीके से अपने पैसे को इंडिया से बाहर भेज रही है किसी ना किसी कंट्री में।
जब वापस लाया जा रहा है पैसा, वापस कैसे लाया जाएगा? काटू क्या प्राइवेट लिमिटेड के पास नहीं लाया जाएगा पैसा, किसी भी इंटरप्राइज के पास पैसा ले आया जाएगा, जो कि हो सकता है सर्किट की एंटरप्राइज हो सकता है सर्किट के भाई की, बहन की, बेटे की, बेटी की, किसी न किसी रिलेटिव की, या फिर किसी भी और इंसान की इंटरप्राइज हो जहाँ पे पैसा लाया जाए। अब जब उस एंटरप्राइज के पास इंडिया में पैसा लाया जाएगा, सरकार को नहीं पता होगा कि ये जो पैसा लाया गया है, ये जो एसेट्स इस पर्टिकुलर एंटरप्राइज के पास हैं, ये सर्किट की ही है। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि बीच में भाई साहब जो कंट्री इन्वॉल्व हो गई ना, ये डेटा शेयर नहीं कर रही। जब इससे पूछा जा रहा है कि भाई साहब ये जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई है, ये कंपनी कौन ओन करता है, इस कंपनी को पैसा किस कंपनी से मिला था, जिस कंपनी से मिला था उसमें इंडिया से पैसा आया था क्या, वो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रही। तो अब जब बाहर से पैसा आ रहा है तो सरकार को पता ही नहीं है कि वो पैसा किस इंसान का है, वो एसेट्स किस इंसान की है। सरकार को बस इतनी छोटी सी चीज़ पता है कि जिस भी कंपनी ने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करा है, लोन की तरह दिया है वगैरह वगैरह, वो कौन सी कंपनी है। इसके अलावा उस कंपनी के बैकएंड में क्या चल रहा है, उसमें किसने इन्वेस्ट करा था, उसमें किसने इन्वेस्ट करा था, उसके पास पैसा कहाँ से आया था, कुछ नहीं पता सरकार को। तो कभी भी ट्रैक नहीं कर पाएगी कि ये जो सर्किट और सर्किट के पैसे में, जो कि इंडिया से ही बाहर गया था, इंडिया में ही वापस आया है, उस पैसे और सर्किट के बीच में रिलेशन सरकार नहीं निकाल पाएगी। जिसकी वजह से होगा क्या, कल को सर्किट अरेस्ट हो भी जाता है, इसका सारा पैसा अगर फ्रीज करने की बात आती भी है, सारी एसेट्स फ्रीज करने की बात आती भी है, सरकार को पता ही नहीं होगा ये जो पैसा इंडिया में ही आया था किसी कंपनी से, ये सर्किट का ही पैसा है, इसको ही इन्वेस्ट करना है। और इसी पैसे से ये इंसान क्या करने वाला है, सर्किट इसको कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, इवन आफ्टर गोइंग टू जेल। और सरकार इस पैसे को फ्रीज कर ही नहीं पाएगी, बिकॉज उसको कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये जो बीच में लेयर्स थी, ये इसी इंसान का पैसा था। और यही है इस इंसान का प्लैटिनम पैकेज, किसका? चीकू का। तो ऐसे करी जाती है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के मल्टीपल स्टेप्स आपको मैंने बताए, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में क्या होता है, आपका जो इलीगल पैसा है उसको वाइट चैनल्स में लाया जाता है। लेयरिंग में क्या होता है, आपके और आपकी एसेट्स के बीच में मल्टीपल लेयर्स लगाई जाती हैं। कैसे? आपके जो पैसा है उसको किसी ना किसी ऐसी कंट्री में भेज के जो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करने वाली, फिर ऐसे ही मल्टीपल कंपनीज के थ्रू रूट करके फिर उसी पैसे को वापस इंटीग्रेट करवाया जाता है, यानी कि वापस हमारी इकोनॉमी के अंदर लाया जाता है, ताकि ये इंसान सर्किट जो भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहा था, उस पैसे से इन्वेस्टमेंट्स कर पाए। तो ये तीनों प्रोसेसेस होने के बाद होगा क्या, पैसा तो इसी इंसान का है, वापस इंडिया से निकल के इंडिया में ही आ चुका है। सर्किट जहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहेगा प्रैक्टिकली कर पाएगा, क्योंकि जिस भी एंटरप्राइज के पास इंटीग्रेशन होने के बाद ये पैसा आया था, वो एंटरप्राइज एक्चुअली कौन ओन करता होगा, ये वाली कंपनी ओन करती होगी जो इस कंट्री में है। इस कंपनी को कौन ओन करता है, ये वाली कंपनी। इस कंपनी को कौन ओन करता है, ये सर्किट खुद। और सर्किट की कौन सी एंटरप्राइज, काटू क्या प्राइवेट लिमिटेड। तो ये इसको बताएगा ये करना है इस पैसे का, वो इसको बताएगी, ये फाइनली इसको वहीं पे यूटिलाइज कर देगी पैसे को, जहाँ पे सर्किट चाहता था पैसे को ओरिजिनली यूटिलाइज करना। तो जैसे पैसे को यूटिलाइज करना चाहता है वो कर लेगा, लेकिन पेपर पे इतना इसको डिफर कर दिया गया, इतना इसको लेयर अप कर दिया गया ट्रांजैक्शन को, कि सरकार को नहीं पता चल रहा कि इस पैसे को यही इंसान यूज़ कर रहा है, यही क्रिमिनल यूज़ कर रहा है। तो ऐसे ये जो गलत टाइप के कंसल्टेंट्स होते हैं, ये ऐसी टाइप की कंसल्टेंसी देते हैं जिससे इन लोगों के पैसे को, मनी को लॉन्डर करने में कुछ ना कुछ तरीके से ये सारे लोग हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए आप। मनी लॉन्ड्रिंग तो टोटली समझ गए, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, तीनों चीज़ें होती क्या है। अब ये भी समझने की कोशिश करिए कैसे ये लोग फंसते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी डिस्कशन का, कि ये लोग फंसते भी हैं क्या, या फिर इतना ही ईजी है जो सब मैंने आपको बताया। तो जो मैंने आपको बताया वो समझाने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है, और प्रैक्टिकली बहुत लोग फंसते हैं। कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। समझिए फंसते कैसे। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेज टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग। सबसे पहली चीज़, प्लेसमेंट रोकने के तरीके। रेड मारी जाती हैं बहुत जल्दी जल्दी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप देखेंगे अलग अलग एंटरप्राइजेज में जहाँ पे भी भनक पड़ती है कि कुछ भी गलत हो रहा है, रेड मारते हैं। अब मान लीजिए इसकी जो थी काटू क्या प्राइवेट लिमिटेड, जो बार्बर की दुकान थी, वहाँ पे इलीगल मनी बस रखा जा रहा था, या फिर किसी भी प्रीमाइसेस पे कोई भी इलीगल मनी जो भी गलत तरीके से कमा रहा था, उसको रखा जा रहा था कि हम क्या दिखाएंगे, ये तो इसकी बार्बर वाली दुकान की इनकम है। लेकिन जब आप जिस भी प्रीमाइसेस पे इसका इलीगल मनी रख रहे थे, वहाँ पे मान लीजिए रेड मार ली गई और ये पैसा पकड़ा गया, क्या सीधा एक बार में भांडा फूट जाएगा? बिल्कुल। और जैसे ही भांडा फूटेगा, क्या ये इंसान सीधा जेल में जाएगा? बिल्कुल जेल में जाएगा। ये भी जेल में जाएगा, इसका कंसल्टेंट भी जेल में जाएगा, सारे लोग जो इस चेन में इन्वॉल्व होंगे सबके सब जेल में जाएंगे। दूसरा तरीका देखिए, इंडस्ट्री एनालिसिस। इससे भी पता चल जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होगी। फॉर एग्जांपल, इसने जो बार्बर की दुकान खोल रखी है, उस बार्बर की दुकान के अंदर जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं हो रहे होंगे, जो कि नॉर्मल बार्बर की शॉप एक्चुअली इनकर करती है। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान एक्चुअली बार्बर की दुकान चलाएगा तो उसको जितनी सीजर्स टाइम टू टाइम चेंज करनी पड़ती है, जितने एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं टू बी एबल टू शो अ टर्नओवर ऑफ 70 लाख रुपीज़, ऐसे ही उसके साथ साथ जो भी जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंसेस रखने पड़ते हैं, वो सारी ही बार्बर वाली जितनी भी दुकान है उनके मोटे मोटे तौर पे सिमिलर एक्सपेंसेस होंगे।
लेकिन ये इंसान जो कि गलत चीज़ करना चाह रहा है, डिस्गाइज करना चाह रहा है सरकार को, इसके हो सकता है ये उन रेशियोज़ को मेंटेन ना कर पाए जहाँ पे सरकार जब भी इंडस्ट्री एनालिसिस करेगी कि सारे बार्बर्स की इनकम कितनी कितनी वो ऑफर कर रहे हैं टैक्सेशन के लिए, कहीं ना कहीं ये इंसान पकड़ा जा सकता है, क्योंकि एक्चुअली रेप्लिकेट ये नहीं कर पाएगा किसी भी एक्चुअल बार्बर शॉप को, वहाँ पे पकड़ा जा सकता है। ऐसे ही कीपिंग अ चेक थ्रू सेक्शन 40A3 वगैरह वगैरह, ऐसे मल्टीपल सेक्शंस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बनाए गए हैं जहाँ से अगेन पकड़ा जा सकता है इन लोगों को जो मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 40A3 के अंदर हमने क्या बोल दिया, कोई भी खर्चा क्लेम नहीं करने देंगे अगर आप 10,000 का खर्चा करते हो और वो भी आप कैश में क्लेम करने की कोशिश करते हो। तो अब इसको बिजनेस एक्सपेंसेस जितने भी दिखाने हैं जो कि फेक एक्सपेंसेस होंगे, ऑफकोर्स 10,000 के से ज़्यादा के जो खर्चे होंगे वो इंसान ये क्लेम नहीं कर पाएगा, और सारे ही 10,000 से कम के खर्चे दिखाता है। अगेन दिक्कत क्या होगी, इंडस्ट्री एनालिसिस आप कंफर्म टू नहीं कर पाएंगे। आपको जो जो जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंसेस दिखाने थे 10,000 से ज़्यादा के भी इनकर करने पड़ते, और प्रैक्टिकली 10,000 से ज़्यादा खर्चा करने के लिए, क्लेम करने के लिए आपको वो बैंक से खर्चा करना पड़ता, ऐसे तरीक़ों से करना पड़ता जहाँ पे ट्रेल बनती, और आप ट्रेल बना नहीं सकते बिकॉज दैट इज़ वॉट यू आर अवॉइडिंग बाई डूइंग दिस मनी लॉन्ड्रिंग टेक्निक। तो इंडस्ट्री एनालिसिस से, कीपिंग अ चेक थ्रू मल्टीपल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ऐसे ही रेड, ये मल्टीपल तरीके हैं जिनसे प्लेसमेंट रोकी जा सकती है। ऐसे ही लेयरिंग रोकने का तरीका क्या है, आप अपने पैसे को ऐसी जुरिस्डिक्शंस में पार्क ना कर पाएँ जो कि इंडिया के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती। उसके लिए NJA वाला एक प्रोविजन हम पढ़ते हैं CA फाइनल लेवल पे, उनको क्या बोलते हैं, नोटिफाइड ज्यूरिस्डिक्शनल एरियाज अंडर सेक्शन 94A। और यहाँ पे क्या प्रोविजंस बताए गए हैं, वही कंट्रीज जो कि इंडिया के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती उनके साथ आप कोई भी टू एंड फ्रो कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, देयर आर मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस, मल्टीपल प्रोहिबिशंस। क्यों बनाई गई, अब आपको शायद लॉजिक समझ आ रहा होगा, इनकम टैक्स एक्ट से आप इस चीज़ को लिंक कर पा रहे होंगे ताकि आप लेयरिंग ना कर पाएँ इन कंट्रीज़ में। अगर आप जेन्युइन बिजनेसमैन हैं तो आप अपने पैसे को पार्क नहीं करें। अगर इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज रिस्ट्रिक्शंस आप स्टिल अपने पैसे को किसी NJA के अंदर पार्क करते हैं, आपके बिजनेस पे सीधा शक जाने वाला है। सरकार सोचेगी कोई भी प्रूडेंट बिजनेसमैन अपने पैसे को यहाँ पे पार्क नहीं करता जब हमने ऐसे प्रोविजंस बना रखे। अगर वो फिर भी पार्क कर रहा है, हो सकता है ये इंसान मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हो, इसको चेक करो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इसके पास भेजो। नेक्स्ट चीज़ देखिए, इंटीग्रेशन रोकने के तरीके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह, मल्टीपल टाइप की इन्वेस्टमेंट्स जो कि बाहर से इंडिया में आती हैं, जिससे इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेट करा जाता है उस बाहर के पैसे को इंडिया के अंदर, इंडिया की इकोनॉमी में। उन पे मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जिन रिस्ट्रिक्शन से अगेन इंश्योर करा जा सकता है कि आप जो भी इंडिया में पैसा वापस इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे उस पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, आपके लिए चीज़ें इतनी आसान ना हो कि जहाँ भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर पाएँ। नेक्स्ट चीज़ देखिए, देयर इज अ सेपरेट स्पेसिफिक एक्ट विच इज़ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। नाम क्या है एक्ट का, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट के जितने भी प्रोविजंस होंगे वो किस चीज़ के लिए होंगे, यही टाइप की जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है जहाँ पे आपकी 3 स्टेप्स हैं, प्लेसमेंट, उसके बाद आपकी लेयरिंग, उसके बाद इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें रोक पाएँ। और रोकने के लिए कौन से ऑफिशियल्स, कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है जो काम करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस नहीं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करती है। ये इंश्योर करवाती है कि PMLA जो आपका एक्ट है वो आपका सारे के सारे लोग कंफर्म टू कर रहे हैं, कोई भी इंसान मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो फिर पनिशमेंट देनी वो भी इनका ही काम है। नेक्स्ट चीज़, एजुकेटिंग अबाउट द रिपरकशंस, ये भी चीज़ रोकती है मनी लॉन्ड्रिंग को। जैसे कि मैं अभी आपको एजुकेट कर रहा हूँ कि ऐसी टाइप की एक ट्रांजैक्शन होती है जो कि मार्केट में एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसकी रिपरकशंस क्या हो सकती हैं, कैसे कैसे लोग फंस सकते हैं, ये सारी चीज़ों की जब मैं आपको एजुकेशन भी दे रहा हूँ, क्या ये भी मनी लॉन्ड्रिंग रोक सकती है? बिल्कुल रोक सकती है, बिकॉज लोगों को गलत चीज़ के साथ साथ ये भी पता चलेगा कि वो गलत चीज़ जो भी इंसान आपको आके कल को सजेस्ट कर देता है, उस गलत चीज़ में आप फंस कैसे कैसे सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को गलत चीज़ें तो उड़ती उड़ती पता चल जाती हैं कि ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उसकी रिपरकशंस नहीं पता चलती। तो रिपरकशंस भी मैंने आपको बताई, और मेरा तो एक छोटा सा मानना है, जैसे कि मैंने लिखा, मेरे हिसाब से तो सुकून के 10 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं सरदर्दी के 10 करोड़ रुपए से। तो इस सरदर्दी के 10 करोड़ रुपए इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, इलीगल तरीके से कमाए थे, मनी लॉन्ड्रिंग से आप वापस लेके आ भी गए 5 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए बैक इन दी इकोनॉमी, उसको आप खर्चने के टाइम पे हमेशा ही डर में रहेंगे कि आज पकड़ा जाऊँगा, कल पकड़ा जाऊँगा। ऑन दी अदर हैंड, आप सही तरीके से पैसे कमाते हैं, बेशक 10 लाख रुपए ही कमाए पूरे साल में मिला के, आप उसको इतने सुकून से खर्चेंगे, रात को आपको अच्छी नींद आएगी, कभी भी डर नहीं होगा कल ही हो जाएगा, परसों ही हो जाएगा। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के फेवर में लगती है कि मनी लॉन्ड्रिंग ना करी जाए, नॉर्मली पैसा कमाया जाए, हमेशा आप खुश रहेंगे इस चीज़ में। एंड लास्टली, मैं आपको सबसे खतरनाक चीज़ बताता हूँ जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बुरी तरीके से फेल कर सकती है, और ये सारे लोग फंस सकते हैं जो भी इस चेन में थे, मुन्ना भाई, सर्किट, ये चीकू, सारे लोग फंस जाएंगे। कैसे? अब ये ग्लोबल प्रेशर क्या चीज़ है उसको समझने की कोशिश करिए। मल्टीपल कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो कि अपना डेटा सारा का सारा ओपनली और फ्रीली शेयर करती है अमंग्स मल्टीपल इकोनॉमीज़, ये सारी उन कंट्रीज़ पे प्रेशर बनाती हैं जो कंट्रीज़ मना कर रही होती है अपना डेटा शेयर करने से। क्यों?
चोर की दाढ़ी में तिनका वाली चीज़ होती है कि हमें पता है आप डेटा शेयर करने से क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल्स ने जो कि हमारी कंट्री में गलत तरीके से इनकम कमा रहे हैं, उन्होंने अपना पैसा आपके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है। आपकी इकोनॉमी इससे बूम पे आ रखी है, जीडीपी आपकी इंक्रीज़ हो रखी है, क्योंकि हमारा पैसा जो कि यहाँ पे गलत तरीके से कमाया गया था आपकी कंट्रीज़ में पार्क्ड है। आप तो खुश हैं, लेकिन हम इस चीज़ से खुश नहीं हैं। गलत तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसा कमाया गया था और वो क्रिमिनल्स आज के टाइम भी हमारी कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं। तो मल्टीपल कंट्रीज़ प्रेशर कैसे बनाती हैं, वो कहती हैं आपको अपने बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, अपनी कंट्री को सर्वाइव करने के लिए हमसे काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। हम इंपोर्ट नहीं करने देंगे, यानी कि एक्सपोर्ट्स रोक देंगे आपकी कंट्री तक। ऐसे ही आपकी कंट्रीज़ काफ़ी सारी गुड्स प्रोड्यूस करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो गुड्स एंड सर्विसेज आप एक्सपोर्ट करते हैं हमारी कंट्री तक, हम लेना बंद कर देंगे। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स सारा ट्रेड जो भी है आपके साथ ब्लॉक कर देंगे। उसके साथ साथ मल्टीपल गवर्नमेंटल बॉडीज़ जो होती हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़, वो असिस्टेंस देती हैं मल्टीपल कंट्रीज़ को। आपको कोई भी असिस्टेंस नहीं मिलेगी। अलग अलग तरीक़ों से डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जाता है और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है, एंड में जाके कंट्रीज़ क्या कर देती हैं, वो कहती हैं चलो ठीक है डेटा शेयर कर देंगे। अब जिस डेट पे किसी भी ऐसी कंट्री ने बोल दिया डेटा शेयर कर देंगे, फॉर एग्जांपल मॉरिशस ने किसी डेट पे बोल दिया आज से हम डेटा शेयर कर देंगे इंडिया के साथ, कि हमारी कंट्री में आपकी कंट्री से कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आई थी, किस कंपनी में आई थी, उसने कहाँ पे किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, एंड फाइनली लास्ट कंपनी ने आपकी कंट्री के अंदर कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे ही ये डेटा शेयरिंग की वजह से ट्रेल बन गया, पता चल जाएगा क्या कि इंडिया में जो भी इन्वेस्टमेंट आ रखी है आफ्टर दिस इंटीग्रेशन, वो किस इंसान की है, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो ये इंसान जो कि आपका है सर्किट, उसके जितने भी पैसे इंडिया में आ रखे हैं हमको सीधा पता चल जाएगा ये इंसान की जो एसेट्स हैं ये किसकी हैं, ये सर्किट की हैं। जो कि पहले क्यों नहीं पता चल रहा था, क्योंकि ये कंट्री डेटा शेयर नहीं कर रही थी। जैसे ही इस कंट्री ने डेटा शेयर कर दिया, क्या सर्किट फंस जाएगा? बिल्कुल फंस जाएगा। और इस चीज़ की वजह से फंस जाएगा क्योंकि अब पता चल जाएगा सर्किट की इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में रूट होके कहाँ पे आ रखी हैं, और कभी भी सर्किट फंसता है तो इसकी सारी की सारी एसेट्स अगेन सरकार को पता चल जाएगी कौन सी इसकी एसेट्स हैं, और सारी की सारी फ्रीज करी जा सकती हैं, सारी की सारी सीज करी जा सकती हैं। और इस चीज़ की वजह से इस इंसान को जो एक सेफ्टी मिल रही थी इस लेयरिंग से, इस इंटीग्रेशन से, कि कल को मैं जेल में चला भी गया तो मेरा पैसा, मेरी एसेट्स सेफ रहेंगी, मेरी फैमिली यूज़ कर पाएगी, ये सेफ्टी सीधा खत्म हो जाती है। और ग्लोबल प्रेशर की वजह से आज के टाइम पे कंट्रीज़ की तादाद हमेशा डे बाय डे कम होती जा रही है, जिसकी वजह से ये जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग मैंने आपको बताई ये प्रैक्टिकली होती ज़रूर थी, लेकिन धीरे धीरे कम होती जा रही है। बिकॉज द क्रिमिनल्स ऑल्सो नो कि कितने ही आप कुछ भी करने की कोशिश कर लें, कभी ना कभी फंस जाएंगे। और इस चीज़ में एक और दिक्कत क्या आती है, क्रिमिनल्स जितना भी अपना पैसा प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह मल्टीपल तरीक़ों से वाइट करते हैं, इसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, कंसल्टेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। बीच में चेन में कोई भी इंसान ऐसा कुछ करता पकड़ा गया, सीधा वो बता देगा मैं किसके लिए कर रहा था, पूरी चेन एक बार में आपकी रिवील हो जाएगी। जैसे ही चेन रिवील हो जाएगी अगेन सारी की सारी एसेट्स आपकी फ्रीज कर ली जाएंगी। और मज़े की बात, हो सकता है क्राइम करते करते आप पकड़े नहीं जाते, लेकिन इस पूरी चेन में इतने लोग जो इन्वॉल्व हो गए थे, आपके पैसे कहीं भी गलत तरीके से वाइट होते हुए पकड़े गए, तो आपका क्राइम भी उभर के आ जाएगा कि आप क्रिमिनल थे, और अगेन आप भी जेल में जाएंगे, आपका पैसा भी सारा का सारा सीज कर लिया जाएगा। तो खतरनाक चीज़ है, खतरनाक प्रोपोजिशन है। जो लोग आज के टाइम पे इसको करना चाहते हैं सारे के सारे रिस्क भी बेयर करते हैं, और रिस्क बेयर करने की वजह से कहीं ना कहीं ढंग से सो भी नहीं पाते। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। खत्म करते हैं आज की वीडियो इसी उम्मीद के साथ कि आज आप कुछ नया सीखे होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।